हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। एक और पिछले लेक्चर में हम लोग एक कुछ क्वेश्चन डिस्कशन देखे थे, उसी क्वेश्चन डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। ये लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम ओसीएससी टेस्ट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में मजा आ रहा होगा है ना आपको कि जो हमने थ्योरी पढ़ा, जो सीखा, जो समझा, वो किस तरीके से क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन ही मेन चीज होती है। जितना ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। बट हाँ, क्वेश्चन के साथ में ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कॉन्सेप्चुअली ग्रिप होना बहुत जरूरी। नहीं तो क्वेश्चन क्या 1000, 2000, 5000 कोई सीमा तो है नहीं क्वेश्चंस की। बट हमें इतने क्वेश्चंस नहीं करने हैं, हमें क्वेश्चन उतने करने जितने उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जरूरी है। ठीक है, और क्विक टाइम में याद आ जाने चाहिए। तो इसीलिए अच्छा है कि 1000, 2000 क्वेश्चन लगाने से ज़्यादा बेहतर है कि कम क्वेश्चन लगाओ, 500, 700 क्वेश्चन ही लगाओ। मतलब पूरा मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहा हूँ, कहीं से भी दूसरे में पढ़ा रहा हूँ, और जितने क्वेश्चंस आपको इधर उधर मिलते हैं, बट वो सारे के सारे एक कॉन्सेप्ट पे हो जाने चाहिए। तो वो कॉन्सेप्ट पे पकड़ करो, है ना, फोकस उस कॉन्सेप्ट पे करो। तो अब आपने देखा होगा जितने मैंने क्वेश्चंस कराए वीडियो पॉज करके, ऑलमोस्ट आपने सारे क्वेश्चन करे होंगे। कुछ क्वेश्चंस में कुछ नई चीज सीखी होगी, बट एक बार सीख गए तो अब अगले क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 43, बिल्कुल वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चन करना है। स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस, क्या करता है भाई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर? देखो स्टेप अप है मतलब कुछ ना कुछ तो अप करेगा। ठीक है, तो यहां पर पावर और फ्रीक्वेंसी तो क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, तो ये तो कर नहीं सकता है। दूसरा है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेस वोल्टेज और करंट, दोनों ऑप्शन आए आपके पास में। तो जनरली हम क्या करते हैं स्टेप अप में, जनरली देखो स्टेप अप में आपका जो टर्न रेशियो है ना, याद है ये बताया मैंने ऑलरेडी, N1 और N2 थोड़ी देर के लिए। तो स्टेप अप का मतलब है कि ये वाला जो वोल्टेज है, सेकेंडरी वाला जो वोल्टेज है वो ज्यादा रहे, मतलब N2 ज्यादा रहेगा N1 से। तो ये हम क्या करते हैं टर्न रेशियोज के हिसाब से स्टेप अप और स्टेप डाउन देखते हैं। तो टर्न रेशियो N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है ना, करंट से इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। तो हम पहला आंसर हम क्या करेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है ना। खैर यहां तो करंट ऑप्शन हो नहीं सकता, बट कई सारी जगह अगर करंट ऑप्शन आएगा तो और वोल्टेज आए तो फंस गए, तो वोल्टेज पे ज्यादा फोकस करना है आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है, वोल्टेज इंक्रीज करता है अप कर रहा है। तो अब किस सेंस में, टर्न रेशियो के सेंस में, और टर्न रेशियो के सेंस का मतलब क्या है, वोल्टेज से सीधा प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, चलिए हिस्टेरिसिस लॉस occurring in a material does not depend on which of the following parameters। किस पे हिस्टेरिसिस लॉस? तो हिस्टेरिसिस लॉस का फॉर्मूला क्या था, WH इज प्रोपोर्शनल टू BXF। ठीक है, इसका मतलब फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी, तो इस पे तो डिपेंड करता है। तो फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी दो चीज तो आ गई। अब दो चीज में टाइए, हिस्टेरिसिस कांस्टेंट और रिलेक्टिविटी। अब हिस्टेरिसिस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो हिस्टेरिसिस लॉस का एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। तो इसका मतलब है कि हिस्टेरिसिस कांस्टेंट भी रहेगा, किस पे, रिलेक्टिविटी पे डिपेंड नहीं करता। तो डी इज द करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 55, ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ए ट्रांसफार्मर टू। ब्रीथर देखा वो सिलिका जेल वाला, तो एब्जॉर्ब मॉइस्चर ऑफ एयर ड्यूरिंग ब्रीथिंग, ड्यूरिंग ब्रीथिंग ऐसा तो होगा नहीं। प्रोवाइड कोल्ड एयर इन द ट्रांसफार्मर, नहीं। एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर एंटरिंग इन ट्रांसफार्मर, और फोर्थ है फिल्टर द ट्रांसफार्मर ऑयल। तो आपका जो सी ऑप्शन है, मॉइस्चर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कौन सा मॉइस्चर को, जो एयर एंटरिंग करने की वजह से थोड़ा बहुत कंजर्वेटर से फुलफिल करने में जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर आ गया है उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा ब्रीथर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफार्मर आर कंडक्टिवली लिंक्ड, लिंक्ड मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखो फिजिकली कोई कॉन्टेक्ट है क्या दोनों में? फिजिकली कोई भी कांटेक्ट नहीं है ना। तो कंडक्टिवली का मतलब क्या होता है, फिजिकली कांटेक्ट। इंडक्टिवली लिंक्ड है, क्योंकि दोनों के बीच में इंडक्टेंस का मतलब क्या है, इफेक्ट विदाउट टचिंग। इंडक्शन का मतलब समझाता ना, इफेक्ट विदाउट टचिंग, बिना टच करे। तो दोनों वाइंडिंग्स क्या है, फिजिकली कनेक्टेड नहीं है ना। फिजिकली एक दूसरे से, एक का वायर दूसरे से कनेक्टेड है क्या, नहीं कनेक्टेड है। म्यूचुअली क्या है, कपल्ड है, इंडक्टिवली लिंक्ड है। इलेक्ट्रिकली है नहीं, मैकेनिकली है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज द आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 57, इन अ पावर ट्रांसफार्मर द ब्रीथर इज प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू। देखो ब्रीथर का पिछला क्वेश्चन क्या, ये क्वेश्चन क्या थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑप्शन बदल दिए। फिल्टर ट्रांसफार्मर ऑयल प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर विथ एयर, द कूलिंग ऑयल प्रोवाइडेड फ्रेश एयर फॉर इंक्रीजिंग कूलिंग इफेक्ट, नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर। मॉइस्चर दिखना चाहिए, मॉइस्चर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो प्रिवेंट इनग्रेस ऑफ मॉइस्चर विथ एयर। अब मान लो थोड़ी देर के लिए इस लाइन का मतलब नहीं भी पता है, तो कॉमन सेंस लगा दिया कि भाई वो मॉइस्चर वाली ही चीजें बात कर रहा है। ठीक है, अब मान लो कुछ नया क्वेश्चन मिल जाए जिसका बहुत सारे ऑप्शंस में मीनिंग नहीं है, और बाकी ऑप्शन भी देख लो। फिल्टर ट्रांसफार्मर ऑयल को फिल्टर करता है क्या, नहीं करता है। कूलिंग बिल्कुल नहीं करता है। प्रोवाइड फ्रेश एयर फॉर इंक्रीजिंग कूलिंग इफेक्ट, मतलब जो दो ऑप्शन है वो तो कूलिंग से रिलेटेड है,
वो तो हो ही नहीं सकते। तो कई बार आपको क्या करना पड़ेगा, 4 ऑप्शन में थोड़ा कॉमन सेंस बेसिस पे भी आइडिया लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 58, स्टेप्ड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफार्मर इन ऑर्डर टू। ये वाला क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर्स में करा कि मीन जो वायर का लेंथ है उसको कम करने के लिए जो कॉपर है उसका अमाउंट कम लगे, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ कॉपर रिक्वायरमेंट या अमाउंट ऑफ कॉपर जो यूज हो रहा है वो कम से कम रहे, तो हम क्या बोलेंगे, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर के वॉल्यूम ऑफ कॉपर कम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 59, लो वोल्टेज वाइंडिंग आर प्लेस्ड नियरर टू दी कोर इन द केस ऑफ कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग बिकॉज। अब देखो कॉन्सेंट्रिक वाइंडिंग क्या होता है, शायद मैंने कॉन्सेंट्रेटेड टाइप बता दिया ऑलरेडी, है ना, कि ट्रांसफार्मर में कॉन्सेंट्रेटेड टाइप यूज होता है और आपका मोटर्स जो होंगे, जो आपकी दूसरी रोटेटिंग मशीन होगी, वहां डिस्ट्रीब्यूशन वाइंडिंग यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लो वाइंडिंग कोर के पास में क्यों रखते हैं, है ना, कोर के पास में क्यों रखते हैं, ताकि हमारा इंसुलेशन का जो अमाउंट है वो कम से कम लगे। तो इट रिड्यूस हिस्टेरिसिस लॉसेस, इट रिड्यूस एडी करंट, इट रिड्यूसेस इंसुलेशन रिक्वायरमेंट। तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि लो वाइंडिंग हम लोग नियर टू द कोर रखते हैं ताकि इंसुलेशन का रिक्वायरमेंट कम से कम रहे, है ना, ऑलरेडी डिटेल एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 60, द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंसेस ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आर 100 kVA 1100/220 volt 50 Hz are 0.1 ohm and 0.004 ohm respectively. The equivalent resistances refer to high voltage side and low voltage side respectively. अब देखिएगा यहां पर क्या बोला है, रेफर करना है, तो पहले तो एग्जैक्ट ट्रांसफार्मर का वो बना दे, है ना। देखना यहां पर सपोज करो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया मैंने और ये बना दिया सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। ये 1100/220 वोल्ट, तो कहाँ पे है, हाई वोल्टेज पहले लिखा था, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस, तो ये है हाई वोल्टेज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, हाई मतलब कि 1100 की तरफ, तो 0 पॉइंट इस साइड में है और 0.004 इस साइड में है, ये रेजिस्टेंसेस बना दिए हमने, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछा है कि हाई वोल्टेज साइड रेफर करने के बाद इक्विवेलेंट क्या रहेगा, तो भाई 0, ये तो ऑलरेडी हाई वोल्टेज साइड है, तो भाई 0.1 तो ऑलरेडी है, प्लस इसमें इसको हमें रेफर करके लाना पड़ेगा, तो रेफर्ड टू कहां से रेफर हो रहा है, रेफर्ड फ्रॉम का स्क्वायर इंटू 0.04, तो कितना हो जाएगा 0.1 प्लस ये शून्य गया, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 पंजे 10, 55 25, 25 इंटू 0.04, तो ये हो गया 100 में दशमलव के बाद 2 है, दशमलव के बाद, तो ये हो गया 1.1 आ रहा है क्या ऑप्शन में, 1.1, 25 चौक 100, 1.1 ऑप्शन में नहीं है। हाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, ओके, ओवरऑल शायद नहीं पूछा हो इन्होंने, है ना। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू हाई वोल्टेज साइड, हाई वोल्टेज साइड से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, था 0.1 पहले से अवेलेबल है और 0.00 ओ देखो मिस हुआ ना, 004 है, क्या है 004, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 नहीं होके 25 चौक 100 तो होगा ही होगा, बट दशमलव के बाद 1 2 3 यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा 0.1 कितना हो गया 0.2 ओम, तो एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसी गलती नहीं करना, देखो दशमलव का एक गायब हुआ तो उससे हमारा आंसर अफेक्ट करता है। अब आपको दूसरा करने की जरूरत नहीं, बट आप मर्जी चाहे अभी प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं तो कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे दूसरा वाला, अब इसको लो वोल्टेज साइड में ले जाएंगे, तो 0.004 तो पहले से अवेलेबल है, तो अब रेफर्ड टू रेफर्ड फ्रॉम आ गया ना, अब तो बड़ा कमाल की चीज है 0.1, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे 0.004, 11 दूना 22, है ना, ये ठीक है, 11 दूना 22, 11 एकम 11, 10, 2 2 पंजे 10, 55 25 नीचे की साइड में आ जाएगा 25 इंटू 0.1, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे 0.004 प्लस, तो अब देखो इसको क्या करना, 100 नीचे कर दो, 25 25 चौक 100, ठीक है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 100 और हो जाएगा, तो 0.004 प्लस 0.004, तो इसका मतलब 0.008, तो बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो वेरीफाई करने के लिए किया था, अदरवाइज तो आपको एक ही सॉल्व करना है आंसर लाने के लिए, क्योंकि यूनिक ऑप्शंस थे सारे के सारे।
ठीक है। तो अब ये रेफरिंग सिस्टम बहुत अच्छे से समझ में आया कि एक रेजिस्टेंस को दूसरे साइड रेफर, ये वाला रेजिस्टेंस को इस साइड रेफर कैसे करते हैं, रेफर्ड टू, रेफर्ड फ्रॉम, कहां से रेफर किया है और कहां को करना है रेफर और कहां से किया है, उसका स्क्वायर लगाना मत भूलना है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नो लोड करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज साइनोसॉइडल, नॉन साइनोसॉइडल, ट्रेपेजॉइडल, स्टेप्ड। अब पहली नजर में तो ये क्वेश्चन दिखता है ना, अच्छा नो लोड ऑफ ट्रांसफॉर्मर का करंट पूछा है, इसका मतलब साइनोसॉइडल होता है, सर ने बताया एसी ही होता है। बट आपका नो लोड करंट जो होता है, ध्यान से देखना, नो लोड में क्या होता है, ये हिस्टेरिसिस बना, याद है मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो लॉस है, इस लॉस में क्या है, हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉस है। और हिस्टेरिसिस क्या करता है, नॉन लीनियरिटी इंजेक्ट करता है, नॉन लीनियरिटी इंजेक्ट करता है हमारे सिस्टम में। और नॉन लीनियरिटी की वजह से और ये मैग्नेटाइजेशन की वजह से, क्योंकि आपका देखो कोर सैचुरेशन में जाएगा, सैचुरेशन के मिनी पॉइंट के ऊपर रखते हैं, इसका मतलब कुछ हार्मोनिक्स कंटेंट भी आएंगे, तो हार्मोनिक्स की वजह से आपने देखा होगा कि नो लोड करंट आपका क्या होता है, साइनोसॉइडल पीकी नेचर का हो जाता है, मतलब वो प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, तो इसका मतलब उसका नेचर क्या है, नॉन साइनोसॉइडल का है। तो अब आपसे ध्यान रखना कि नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर कोई पूछे तो प्योर साइनोसॉइडल नहीं है, उसके अंदर हार्मोनिक्स और इन सबका इन्वॉल्वमेंट होकर पीकी नेचर हो जाता है, जिसकी वजह से पीकी होता है हम लगाते, बट वो नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, नॉन साइनोसॉइडल। क्या बोलेंगे, नॉन साइनोसॉइडल। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। ट्रांसफार्मर कूलिंग एंड इंसुलेशन ऑयल मस्ट बी, कैसा होना चाहिए, लो विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। लो विस्कोसिटी मतलब बहुत ही पतला ऑयल, है ना, विस्कस मतलब गाढ़ा, तो हम चाहें ना ज्यादा से ज्यादा क्या रहे, पतला रहे, है ना, अच्छा विस्कोसिटी जितना लो रहेगा उतना अच्छा रहेगा। तो यहां पर इसका आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 63। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, एयर, अरे कहीं एल्यूमिनियम से बनता नहीं, कॉपर से नहीं बनता, एयर से नहीं बनता है, लेमिनेटेड शीट से बनता है ना, वो छोटी छोटी कट करते थे ना अपने शीट्स के फॉर्म में और उनको लेमिनेशन करके क्लब करते थे। तो डी इज द करेक्ट आंसर। वैसे तो अगर आपको नॉलेज नहीं भी होता, तीन ऑप्शन तो आप एलिमिनेट करते, कॉपर का बनता नहीं, एल्यूमिनियम का बनता नहीं, एयर का बनता नहीं, तो आप सीधा कर सकते थे। खैर आपका लिखा है द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर मेड अप ऑफ, इसका मतलब वो किसी मटेरियल का बना उसी का पूछ रहा है, नहीं तो एयर कोर ट्रांसफार्मर भी तो होते हैं कि कोर एयर का बना, एयर कोर ट्रांसफार्मर, बट यहां पे क्या पूछा है, मेड अप ऑफ। एयर तो भाई नेचुरली ना, कोई बनाया तो नहीं, कोई बना रहे, इसका मतलब किसी मटेरियल के बारे में पूछ रहे हैं। ठीक है, चलिए। एन आइसोलेशन ट्रांसफार्मर हैज प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशो। ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के बारे में डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं, 1:1 है ना, हम लोग रखते हैं आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द एडी करंट लॉस ऑकरिंग इन अ मटेरियल। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला है, फॉर्मूला डिपेंड कर, अच्छा थिकनेस भी ले लिया, थिकनेस ले लिया तो मैंने बताया था एडी करंट इज प्रोपोर्शनल टू थिकनेस स्क्वायर। तो टी यहाँ तो कुछ टी है नहीं, यहाँ टी है, तो इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए। मैं यहाँ पर टिक नहीं करता हूँ। ठीक है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है, वैसे देखना चाहे तो के इंटू बी स्क्वायर है ना, एडी करंट ऐसे लिखते थे हम, एडी करंट एक प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज स्क्वायर, एक प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हुआ, बी स्क्वायर एफ स्क्वायर, और थिकनेस भी होता था इसके अंदर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर हिस्टेरिसिस लॉस ऑकरिंग इन अ मटेरियल। हिस्टेरिसिस का पूछा है अब आपसे, तो हिस्टेरिसिस देखो कैसा होता था, ये होता था बी एक्स की जगह 1.6 लिख दे अगर मैक्सिमम, और एफ फिर ये हटेगा कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा बी 1.6 इंटू एफ, और वॉल्यूम आ जाता था, है ना। वहाँ एडी करंट में क्या आता था, एडी करंट में थिकनेस स्क्वायर आता था, यहाँ पे वॉल्यूम आ जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1.6 एफ बी ईटा। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ट्रांसफार्मर ऑयल इज यूज्ड एज अ इंसुलेटर, कूलेंट, बोथ वैसे इंसुलेटर नहीं, इंसुलेशन लिखना था इनको यहाँ पे, ठीक है कोई बात नहीं, मतलब इनका वही होगा, बोथ इंसुलेशन एंड कूलेंट। ट्रांसफार्मर ऑयल के दो पर्पस होते हैं, कूल रखने के लिए और दूसरा क्या है, इंसुलेशन प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज डन नियर टू द कोर। भाई नियर टू द कोर कौन सा वाइंडिंग होता है, एलवी टाइप, क्योंकि इंसुलेशन हमें बचाना है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। द यूज ऑफ हायर फ्लक्स डेंसिटी इन ट्रांसफार्मर डिजाइन। तो हायर फ्लक्स अगर डेंसिटी डिजाइन करते हैं तो इससे क्या इंप्लीकेशंस होते हैं। तो आप देखो यहां पर हायर फ्लक्स अगर डिजाइन किया है आपने, तो यहां पर आप देखो कि फाई इक्वल टू बी इंटू ए थोड़ी देर के लिए हो गया, है ना, हायर फ्लक्स डेंसिटी। तो यहां पर बी इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, फाई इंटू ए हो जाएगा।
तो यहाँ पर अगर ये हायर है और अगर हमें सेम फ्लक्स डेंसिटी रखना है तो उस फ्लक्स सेम पास कराना है, तो अगर हायर फ्लक्स डेंसिटी रख देंगे अगर हम लोग, तो हमें एरिया क्या रहेगा, कम यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, वेट के ऊपर अगर कमेंट करना हो तो हायर फ्लक्स डेंसिटी वाला जो ट्रांसफॉर्मर है रिड्यूसेस द वेट पर केवीए, पर केवी आपका जो वेट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो डिक्रीज हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं डायमेंशंस के ऊपर एक आध क्वेश्चन करवा दूंगा अच्छा वाला, जिससे आपको सारी क्लियर आ जाएगा कि किससे क्या होता है क्या नहीं होता, एक ही जगह पे है ना। जब ट्रांसफॉर्मर एंड हो जाएगा एक क्वेश्चन करवा दूंगा, उसमें सारी चीजें ले लूंगा मैं, तो उससे आपको आइडिया हो जाए क्रॉस सेक्शन एरिया कैसे डबल होता है, ट्रिपल होता है, तो कैसे क्या काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70, अ ट्रांसफॉर्मर चेंजेस एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, नहीं भैया एसी टू एसी ही रहता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन डीसी वोल्टेज एंड करंट, नहीं स्टेप अप और स्टेप डाउन एसी वोल्टेज एंड करंट, तो डी इज द करेक्ट आंसर। एसएससी 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, द ओवरऑल पावर फैक्टर ऑफ एन ऑन लोड ट्रांसफॉर्मर, जब ट्रांसफॉर्मर लोड हो जाता है तो ओवरऑल पावर फैक्टर क्या रहता है, इज ऑलवेज लैगिंग, इज ऑलवेज यूनिटी, इज ऑलवेज लीडिंग। इन तीनों पे हम कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि पावर फैक्टर प्योरली डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर का कि लोड का पावर फैक्टर क्या है, जैसा लोड बोलेगा उसके हिसाब से वो करेगा, तो डिपेंड्स ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द लोड। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। और एट दिस नोट 71 क्वेश्चंस हम लोगों ने डन कर दिए और बहुत मजा आया होगा। सारे के सारे क्वेश्चंस आपने ऑलमोस्ट 80% में उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपने कर दिए होंगे, क्योंकि आपने थ्योरी बहुत अच्छे से सीखी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग मिलेंगे, ट्रांसफार्मर की टेस्टिंग करेंगे। अब हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर बना लिया, अब उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट में ओसी एससी सैंपलर टेस्ट के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्या होता है वो देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।